ओके ओके क्लास, शुड वी स्टार्ट नाउ? बस बस हो गया। अटेंडेंस तो अब चला गया है। आप बायो में हो, मैथ्स में हो? मैथ्स का तो मुझे लग रहा है मैथ्स की सीट जा चुकी है, बायो की सीट खाली यहाँ पे बची हुई है। हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? देना पेन है, देना, कोई बात नहीं। क्या नाम है बता रहा हूँ? नितिन, ठीक है। चलो चलो भाई, देखो क्या चल रहा था अभी लास्ट क्लास में। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक वाज वेक्टर एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अभी शुरू हुआ है कि नहीं? चलिए हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। पुट द हेडिंग, पुट द हेडिंग पुट द हेडिंग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। पुट द हेडिंग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। पुट द हेडिंग कूल पुट द हेडिंग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो अपना जनरल अलजेब्रा है ना, जो अपना जनरल अलजेब्रा है, जनरल अलजेब्रा में अपने पास देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस जस्ट लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन। जनरल अलजेब्रा में अपने पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। उसी तरीके से जब आप वेक्टर अलजेब्रा में स्विच करते हो, तो फिर आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने होते हैं, जिसमें पहला है वेक्टर एडिशन, दूसरा है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तीसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और चौथा वेक्टर डिवीजन होना चाहिए, पर वेक्टर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग वेक्टर डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन तक करता है। अब जब आप मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, तो बेसिकली 3 तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज द स्केलर मल्टीपल। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीपल। जहां पर आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लास्ट बेंच, जहां पर आप किस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, उसको कहते हैं स्केलर मल्टीपल। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। ये आपका होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीपल और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस है, राइट? तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा ऐसा क्यों कहते हैं। और थर्ड वन इज कॉल्ड एज द क्रॉस प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। थर्ड को बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली जब आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर 3 तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक स्केलर मल्टीपल, दूसरा डॉट प्रोडक्ट और तीसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ये 3 होता है। अब तीनों में देखो डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे स्केलर मल्टीपल का, राइट? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर मल्टीपल का कि स्केलर मल्टीपल क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास, ठीक है, फ्रेम में कवर हो रहे हैं, तो देखो स्केलर मल्टीपल, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर स्केलर मल्टीपल क्या होता है।
जैसे मान लो आपके पास, जैसे मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर है, आपके पास कोई वेक्टर है और इसका नाम है वेक्टर ए। दिस इज द वेक्टर ए। और अगर आप वेक्टर ए का डायरेक्शन देखो तो बेसिकली वेक्टर ए जो है वो एक्स डायरेक्शन में है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग है। हम इस तरीके से रेफरेंस मान सकते हैं, हम इस तरीके से रेफरेंस मान सकते हैं कि हम इसको मान लें एक्स एक्सिस और इसको मान लें वाई एक्सिस। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान ले रहे हैं तो बड़े आसानी से आप देख पा रहे हो कि जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो वेक्टर ए है आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब आपने क्या किया, आपने इस वेक्टर में, आप इस वेक्टर में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप इस वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन व्हाट इज द 2? 2 इज द नंबर, आर स्केलर। तो इसी को हम बोलेंगे स्केलर मल्टीपल। क्या बोलेंगे? स्केलर मल्टीपल। आपने उस वेक्टर में एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, इस वजह से हम इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। तो आप कहोगे कि जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है उसको आपने, वेक्टर जो आपका 2a है वो बेसिकली वेक्टर ए का स्केलर मल्टीपल है। वेक्टर 2a कौन सा वेक्टर है? वह वेक्टर ए का स्केलर मल्टीपल है। अब बात ये आती है कि सर ये आपका ये वेक्टर बनेगा कैसे, इस वेक्टर को हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, जो आपका वेक्टर ए था, जो आपका वेक्टर ए था, उस वेक्टर ए के डायरेक्शन को चेंज ना करते हुए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसका जो लेंथ है उस लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा लेना है। मींस अगर आपने ये वेक्टर 5 सेंटीमीटर वाली लाइन से ड्रॉ किया था तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक 10 सेंटीमीटर बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये जो आपका नया वाला वेक्टर बनेगा, ये जो आपका नया वाला वेक्टर बनेगा, बेसिकली ये आपका वेक्टर 2a होगा। क्या हो जाएगा आपका? यही आपका वेक्टर 2a होगा। और आप इस 2a वेक्टर को बोलोगे कि ये वेक्टर ए का स्केलर मल्टीपल है, राइट? आप इसको कोई दूसरा वेक्टर नाम दे सकते हो, आप इसको वेक्टर बी कह सकते हो। तो वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी वेक्टर ए का स्केलर मल्टीपल है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो ये आपका जो नया वेक्टर बी बना, ये आपका जो नया वेक्टर बी बना वो बेसिकली वेक्टर ए का स्केलर मल्टीपल है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहां पे लिखें 1/2a, ऐसा भी हो सकता है। तो 1/2a इट इज अ न्यू वेक्टर एक्चुअली। तो ये भी क्या है, ये जो वेक्टर अगर आप वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्टिल वो वेक्टर ही रह जाएगा। इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो वेक्टर सी। अब तुम गेस करो कि हमें ये वाला सी वाला वेक्टर, हमें सी वाला वेक्टर किस लेंथ का बनाना चाहिए? हमें सी वाला जो वेक्टर बनाना है वो किस लेंथ का मैं उस वेक्टर को बना दूं? वेक्टर ए का लेंथ कितना था? 5 सेंटीमीटर। वेक्टर बी का लेंथ कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो 1/2a का लेंथ कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो मींस अगर मैं वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मैं एक छोटा सा वेक्टर बना देता हूं, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा वेक्टर बना देता हूं, ठीक है, और इसका लेंथ बेसिकली हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आपका जो वेक्टर होगा वो 1/2a होगा। यहां हम इसको वेक्टर सी बोलेंगे। ठीक है, so this is effect of multiplying a vector by the positive number। जब आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, देखो आप यहां पर 2 देखो, 2 क्या पॉजिटिव नंबर है? 1/2 क्या पॉजिटिव नंबर है? तो आप जब किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपको वेक्टर मिलता है वो ओरिजिनल वेक्टर के ही डायरेक्शन में होता है। उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? ओरिजिनल वेक्टर के ही डायरेक्शन में है। हाँ, मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाता है। अगर ये नंबर 1 से ज्यादा है तो जो दूसरा वेक्टर मिलेगा आपको, जो आपको स्केलर मल्टीपल मिलेगा वो थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। और अगर ये नंबर 1 से छोटा होगा तो जो आपको अगला वेक्टर मिलेगा वो आपको ओरिजिनल वेक्टर से छोटा मिलेगा। ये बात क्लियर हुआ? अच्छा, मान लो अगर हम यहां पर हम 2a से ना मल्टीप्लाई करके अगर हम यहां पे -2 से मल्टीप्लाई करते, अब क्या आ जाता? अगर हम यहां पे 2 से ना मल्टीप्लाई करके अगर हम यहां पे -2 से मल्टीप्लाई करते, अब हमारा ये नया वाला वेक्टर कैसा होता? तो -2a कैन बी ट्रीटेड लाइक, -2a को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो? 2 इंटू -a। व्हाट इज द -a? व्हाट इज माइनस? अपोजिट वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर। तो इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। पर अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो इस वेक्टर का
इस वेक्टर का 2 टाइम्स। तो क्या हम लोग ये वेक्टर इस तरीके से बनाएंगे? बोलिए, क्या हमारा ये वेक्टर इस तरीके बन जाएगा? ठीक है, ये हमारा वेक्टर इस तरीके से बन जाएगा और आप इसको मान लो वेक्टर डी कह दिया आपने, तो ये आपका वेक्टर डी है। ठीक है, लेंथ कितना? अगर इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो, व्हाट अबाउट -1/2a? व्हाट अबाउट -1/2a? रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। मतलब जो आप वेक्टर प्लॉट करोगे उसका लेंथ इसका जस्ट क्या होगा? हाफ हो जाएगा। देन दिस इज अ होल अबाउट द स्केलर मल्टीपल। व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? अगर आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो या पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, खाली वेक्टर का लेंथ चेंज हो जाता है या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। पर अगर उसी वेक्टर को आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर उस वेक्टर को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है या अपोजिट हो जाता है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो स्केल होगा ही होगा। अगर ये नंबर 1 से ज्यादा है तो नया वाला वेक्टर बड़ा बनेगा और ये नंबर 1 से छोटा है तो नया वाला वेक्टर छोटा बनेगा। राइट, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्केलर मल्टीपल। इसको क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। So this is your ओरिजिनल वेक्टर, यही आपका ओरिजिनल वेक्टर है। ये दोनों क्या है? स्केलर मल्टीपल। हो गया? ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डॉट प्रोडक्ट, हमें एक और यहां पर टूल सीखना है वेक्टर में जिसको कहते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। जब हम वेक्टर रेजोल्यूशन सीख लेंगे तो हमारे लिए डॉट प्रोडक्ट सीखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के पहले हम लोग क्या करते हैं?
वेक्टर रेजोल्यूशन सीखते हैं कि आखिर वेक्टर रेजोल्यूशन क्या होता है। वेक्टर रेजोल्यूशन, वेक्टर रेजोल्यूशन देखो, वेक्टर का तो हम लोग मतलब जानते ही हैं कि वेक्टर क्या होता है। रेजोल्यूशन हमारे लिए नया वर्ड है, पर रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग, एनीवन एल्स प्लीज? क्या आप बोल रहे हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रॉमिसिंग? जी, रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? चेंज। रेजोल्यूशन का मतलब देखो, रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना उसको। रेजोल्यूशन का मतलब उसको रिजॉल्व करना, अलग अलग पार्ट में तोड़ना, रिजॉल्व करना उसको। मतलब जैसे कोई एक प्रोडक्ट है ना, कोई एक प्रोडक्ट वेल डिजाइंड है और उसके सारे कंपोनेंट को इंडिविजुअली डील करना, ये बेसिकली रेजोल्यूशन है, रिजॉल्व करना। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जैसे मान लो ये मान लो आपका पेन है, तो इस पेन को रिजॉल्व करने का मतलब इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग तरीके से डील करना, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। तो बेसिकली रेजोल्यूशन का मतलब होता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है चीजों को स्प्लिट करना। लेकिन प्रॉमिसिंग जो उन्होंने वर्ड बोला है उसका मतलब होता है कि ट्रुथफुल मैनर में, ट्रुथफुल मैनर में मतलब चीजें आप तोड़ो तो सही, उसको अलग अलग डिवाइड करके देखो, लेकिन डिवीजन ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसे तोड़ो कि फिर वापस जोड़ो तो वही ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल जाए, उसमें कोई चेंजिंग ना हो। ऐसा ना हो कि उसको तोड़ दिया, अलग अलग आप चेक करने लगे और फिर वापस जोड़ रहे हो तो कोई पार्ट उसका गायब हो गया। वेक्टर रिजोल्यूशन बेसिकली एक टास्क है जहां पर आप किसी वेक्टर को आप तोड़ते हो, किसी वेक्टर को आप तोड़ते हो। तो सर वेक्टर को तोड़ने का मतलब क्या है? किसी भी वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शंस में आप उसको स्प्लिट कर देते हो, तोड़ देते हो, और ऐसा आप अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, राइट? जैसे आपको मैं बता रहा हूं हमें ऐसे करने की जरूरत क्यों है, हमें ऐसा करने का जरूरत क्यों पड़ा। जैसे मान लो यहां पे कोई वेक्टर है, जैसे आप ये देखो, ये मान लो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो यू हैव 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस। पर अगर हम यहां पर सिर्फ प्लेन के बारे में बात करें तो प्लेन में कितनी एक्सिस होती हैं? 2 एक्सिस होती हैं। दे कैन बी आइदर एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, पर जनरली हम लोग एक्स वाई से चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए, अगर वो कॉर्नर हमारा ओरिजिन है तो ये अपनी नीचे वाली लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस, और ऊपर वाली लाइन, तो आपका जो फ्रंट वॉल है जिस पर ये टीवी आपके इंस्टॉल है, स्क्रीन इंस्टॉल है, या आपका बोर्ड इंस्टॉल है, ये आपका, ठीक है, उधर बोर्ड इंस्टॉल है आपका, तो ये सब किस प्लेन में इंस्टॉल है? एक्स वाई प्लेन में। तो जो कुछ चीजें आप देख रहे हो किस प्लेन में देख रहे हो? एक्स वाई प्लेन में देख रहे हो। तो ये आपके सामने कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। अब आप ध्यान से देखो, अब आपके पास वेक्टर बनाने के कई ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एक ऐसा वेक्टर है जो लेटा हुआ हो, एक ऐसा वेक्टर जो लेटा हुआ है। अब एक ऐसा बंदा है जो ऐसे लेट गया है वहां पर, उसका सर इधर है, पैर ओरिजिन पर है, तो हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, बोलेंगे कि नहीं? लेटा हुआ वेक्टर। अच्छा, एक बंदा वहां ओरिजिन पे खड़ा है या यहीं पे खड़ा है कहीं पे, तो क्या उसका डायरेक्शन वाई एक्सिस में है? तो हम कहेंगे कि खड़ा हुआ वेक्टर। पक्का? पर अगर बच्चे एक वेक्टर वो जो डांस करता था मून वॉक वाला, हाँ, माइकल जैक्सन। अगर बेटा एक वेक्टर माइकल जैक्सन बना हुआ हो तो, अगर एक वेक्टर बेसिकली क्या बना हुआ है? माइकल जैक्सन बना हुआ है। वो उसीलिए जाना जाता है ना मैक्सिमम बेंडिंग के लिए, अपने शूज अरेंजमेंट कुछ उसने चेंज किया था। क्यों? अब अगर एक वेक्टर आपका इस तरीके से टिल्टेड हो, लेटा हुआ हो, लाइक दिस, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का हो वेक्टर ए। अब आप तो इसको कह नहीं सकते
अब आप इसको नहीं कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल में है या वर्टिकल में है, ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में है, बोलो तो पक्का। अच्छा, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ कोई, बेटा उधर बात करोगे तो समझ नहीं पाओ। आप देखो, पढ़ाई के बहुत खास मतलब पहला स्टेप यही होता है कि एकदम बिल्कुल शांत हो जाना, बाकी तो पढ़ाई हो ही जाती है, ठीक है। तो ये वेक्टर आपका क्या है, ये वेक्टर आपका इस तरीके से टिल्टेड है, लेटा हुआ है, माइकल जैक्सन बना हुआ है, राइट। कितने एंगल पर, यू कैन टेक दिस एंगल एज अ थीटा। अब ये ना तो सीधा खड़ा वेक्टर है ना तो लेटा वेक्टर है, ये तो झुका हुआ वेक्टर है, टिल्टेड वेक्टर है। जब इस वेक्टर को कभी कभी हमें यह जरूरत पड़ जाता है, हमें यह देखना पड़ता है कि आखिर इसका कितना पार्ट लेटा हुआ है और इसका कितना पार्ट खड़ा हुआ है, मतलब इस वेक्टर का कितना पोर्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और इसका कितना पोर्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो कुछ लेटा है कुछ खड़ा है, या तो ना तो कंप्लीटली लेटा हुआ है ना तो कंप्लीटली वो खड़ा है, तो कुछ लेटा है कुछ खड़ा है, तो मतलब अब वो हाउ मच अलोंग द एक्स एक्सिस एंड हाउ मच अलोंग द वाई एक्सिस, इसको जानने के लिए हम इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। अच्छा सर, क्या किसी वेक्टर को खाली दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक्स और वाई में? नहीं नहीं, a vector can be resolved, can be splitted into the infinite parts, उसके इनफाइनाइट पार्ट्स किया जा सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको खाली दो कंपोनेंट निकालने हैं इसके, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप ये देखो, आप यहां ध्यान से देखो, मान लो यह पॉइंट ओ हो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, आपको इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, मतलब इस वेक्टर का लेटा हुआ पार्ट। अगर इसका आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर कहां पे, वेक्टर ए के हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो और मान लो ये किसी एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस वेक्टर का जो OM वाला ये जो प्रोजेक्शन है, इस वेक्टर ए का जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, वो मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना, वेक्टर ए का एक्स पे प्रोजेक्शन, इसी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along या on, जो भी वर्ड यूज करो, along x एक्सिस, यही क्या है, इसी को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x। क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x, इसी को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x। अब इसको इंडिकेट कैसे कर सकते हैं, तो ax, क्या कर सकते हैं, ax। अच्छा, इसका जो कंपोनेंट होगा बेसिकली वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेक्टर को तोड़ेंगे तो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर को तोड़ेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। तो बेसिकली ये जो आपको यहां देखो, इसका जो ये कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है, ये आपको मिला, ये आपको मिल गया क्या, ये मिला आपको ax, मिला, क्या हो गया, ax। सिमिलरली इस a का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट, बेसिकली इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम कैसे निकालेंगे, इसके वर्टिकल कंपोनेंट को निकालने के लिए एक बार फिर से हम वही काम करेंगे, एक बार फिर से हम यहां पे वही काम करने वाले हैं। अब हम यहां पर a के हेड से y पर परपेंडिकुलर डालेंगे, a के हेड से क्या करेंगे, y पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो a के हेड से जब हम y पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो मान लो इसने n पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब ये आपका जो ON है, ये जो आपका ON है, ठीक है ना, यही ON आपका कहलाता है, बेटा सामने देखो, ये जो आपका ON है, इसी को क्या कहते हैं, इस ON को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए
ये आप बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, और ये जो आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस है उसी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस आर ऑन वाई एक्सिस। ये बात क्लियर हुआ? क्यों ये बात क्लियर हुआ? अब देखो, अब आप इसको बनाएंगे कैसे? आप इसको भी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर देखो आप इसको कैसे बनाओगे। अब आप यहां पर इसको एक वेक्टर की मदद से बनाओगे, तो ये देखो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए वाई। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए वाई मीन्स वेक्टर ए आर हैविंग टू कंपोनेंट्स, one component is lying along the x-axis and that is called as ax, that is called as the vector ax, and one component is lying along the y-axis that is called as the vector ay। जब ये स्प्लिटिंग हो जाए, जब आप इसको तोड़ दो तो आप यहां पर डबल लाइन लगा दो। डबल लाइन लगाने का मतलब ये होता है कि आपने दिए हुए वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, अब आप इस वेक्टर ए को वापस इन्हीं दोनों वेक्टर की मदद से लिख सकते हो। वापस इस वेक्टर ए को इन दोनों वेक्टर की मदद से लिख सकते हो। आप इसकी मदद से कैसे लिख सकते हो? तो ध्यान से देखो यहां पे, आखिर हम इनकी मदद से लिख कैसे सकते हैं। देखो अपने पास एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, अपने पास एक वेक्टर मिला, वो किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। तो अपने पास एक वेक्टर मिला अलोंग एक्स एक्सिस। ये कौन सा वेक्टर है? ये आपका जो वेक्टर है ये बेसिकली वेक्टर ए एक्स है। क्या है? वेक्टर ए एक्स है। ठीक है, दूसरी बात, आप किसी वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर का पैरेलल ट्रांसलेशन पॉसिबल है, मतलब एक वेक्टर को पैरेलली आप शिफ्ट करा सकते हैं। ये बात मैं पहले भी शायद आपको बता चुका हूं। तो कोई वेक्टर मान लो यहां पे खड़ा है, ऐसे वेक्टर का हेड, नीचे वेक्टर का टेल, और वो धीरे धीरे ऐसे चलता हुआ शिफ्ट कर गया, यहां पे आ गया, तो इस वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आई, ना तो इसका मैग्नीट्यूड बदला, ना तो इसका डायरेक्शन बदला। पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो आप किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवा सकते हो। तो आपने क्या किया? आप इस वेक्टर को यहां पर ना बना करके, यहां पे ऊपर ना बना करके आप इसको पैरेलल इसको शिफ्ट करवा दो ना। इस वेक्टर को ले जाओ। कहां ले जाओगे? कहां पे लेके जाना है तुम्हें? एम पे लेके जाना है। कहां पे लेके जाना है? एम पे लेके जाना है। तो ये जो आपका वेक्टर बना, यहां पे बेसिकली जो कि पहले ओ पर था, अब वो एम पर आ गया है, राइट। ये जो आपका वेक्टर बना, ये कौन सा वेक्टर है? क्या इसका नाम ए वाई है? बोलो, और इसका नाम ए वाई है कि नहीं? नाउ हाउ दे बोथ आर कनेक्टेड? फ्रॉम हेड टू टेल आर टेल, फ्रॉम हेड टू टेल आर फ्रॉम टेल टू टेल। और अगर हेड टू टेल दोनों वेक्टर ज्वाइंट हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर ये हेड टू टेल ज्वाइन है दोनों वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? बाय ज्वाइनिंग टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर। तो क्या हम यहां पे जो वेक्टर फिलहाल बनाने वाले हैं, यही इन दोनों का रिजल्टेंट है? ये रिजल्टेंट है, एंड दैट वुड बी वेक्टर ए। यही आपका वेक्टर ए हो जाएगा। क्यों? बात समझ आ रहा है? तो अल्टीमेटली आपने ये देखा कि आपने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया और इसके दो कंपोनेंट मिले, एक तो आपका ए एक्स और एक आपका ए वाई, और इन्हीं दोनों को वापस सम कर दिया तो आपको वेक्टर ए मिला। तो सर ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये तो आपने मान लिया ना ए एक्स होगा, पर इस ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? नाउ इट इज टाइम टू फाइंड आउट द ए एक्स का मैग्नीट्यूड। सर देखो, आप ये बताओ ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? सर आप ये बताओ ए वाई की वैल्यू कितनी होगी ए के टर्म्स में? ए एक्स तो आपने नाम दे दिया ना, उसका आपने मैग्नीट्यूड नहीं बताया। क्यों? ठीक है, ये आपका एंगल बेसिकली थीटा ही होगा। कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं।
इस ax और ay की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ax और ay की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो, लास्ट बेंच, आप क्या करो, आप राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखें, क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल OAM देखें? तो हियर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल OAM। हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल OAM को देखते हैं, ये एंगल आपका थीटा है। क्या OM ही हमारा AX है? क्या OM ही हमारा AX है? बोलो, अगर OM ही हमारा AX है, कैन आई राइट OM अपॉन OA इज इक्वल टू, फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा? cos थीटा। बताना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा। तो क्या यहां पर ये cos थीटा हो जाएगा? तो क्या लिख सकते हो कि OM इज इक्वल टू OA cos थीटा। अरे बोलो तो, OM ही क्या आपका AX है? OM क्या है आपका? OM ही आपका AX है। और OA का वैल्यू कितना है? O से A तक का वैल्यू कितना है? O से A तक का वैल्यू, O से A तक का वैल्यू, क्या ये A है? यही तो ओरिजिनल वेक्टर A है। तो O से A तक का वैल्यू, मैग्नीट्यूड A है। तो क्या ये एक cos थीटा हो जाएगा? यानी AX का वैल्यू क्या आ जाएगा? A cos थीटा। क्या हो जाएगा? A cos थीटा। सिमिलरली कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ द AY आल्सो? क्या आप AY की वैल्यू निकाल सकते हो? तो अगर आप AY की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप इसको तो यहां भी तो मान सकते हो, और अगर आप इसको यहां मान सकते हो तो क्या हो जाएगा? AM अपॉन A मींस फॉर दिस एंगल थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू sin थीटा, and because this by this is equal to sin theta means AY by A is equal to sin theta, then AY is equal to A sin theta। लिखना पड़ेगा क्या? तो you can write down similarly AY is equal to A sin theta। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? AY is equal to A sin theta को फिर से मैं ट्रायंगल से बना के समझा दूं? समझ आ गया ना? यही AY यहां पर आ जाता। For this theta, this is perpendicular, this is hypotenuse, and hypotenuse upon perpendicular upon hypotenuse is sin theta, यानी AY by A is equal to sin theta। This is AY by A, AY by A, this is AY by A is equal to sin theta, then AY is equal to A sin theta। कोई प्रॉब्लम? यहां पर आप देखो, अब आपको ये वैल्यू पता नहीं थी AX और AY की, और आपने वैल्यू पता कर लिया। AY का वैल्यू क्या पता कर लिया? AY का वैल्यू क्या पता कर लिया? A cos थीटा। सॉरी, AX का वैल्यू क्या पता कर लिया? A cos थीटा। और AY का वैल्यू क्या पता कर लिया? A sin थीटा। नाउ दिस वेक्टर A कैन बी रिटन लाइक, इस वेक्टर A को आप लिख सकते हो, दिस वेक्टर A कैन बी रिटन लाइक, यहां आ रहा है, इसमें कवर हो रहा है, vector A can be written like vector A is equal to AX, that is A cos theta into, अब A cos theta तो मैग्नीट्यूड है ना, A cos theta का डायरेक्शन किधर है? x एक्सिस के लॉन्ग, और x एक्सिस का डायरेक्शनल वेक्टर क्या होता है? x एक्सिस को हम किस यूनिट वेक्टर से इंडिकेट करते हैं? आई कैप से। कैसे करते हैं? आई कैप से। तो क्या लिख लेंगे? A cos थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा? A sin थीटा जे कैप। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो फाइनली क्लास को रिकैप करें,
आज हमने कहां से शुरू किया था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहला क्या देखा? स्केलर मल्टीपल, जहां पे वेक्टर के डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। पर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर रिवर्स हो जाता था और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता था। उसके बाद हमें डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करना था, लेकिन हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर रिजोल्यूशन सीखेंगे, तब हम डॉट प्रोडक्ट पे आएंगे। और हम यहां पर वापस डॉट प्रोडक्ट पे वेक्टर रिजोल्यूशन पे आ गए। वेक्टर रिजोल्यूशन मतलब होता है किसी वेक्टर को स्प्लिट करना, तोड़ना। यहां पर हम किसी वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। ये वेक्टर ए है जो कि थीटा एंगल पर था। इस थीटा एंगल, ये जो आपका वेक्टर है, इसके हमें दो कंपोनेंट करने थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस और वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस। और हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की मदद लिया और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हमने देखा कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आपका ए एक्स वाला जो कंपोनेंट है ए एक्स, उसका वैल्यू आता है ए कॉस थीटा और वाई का कंपोनेंट आता है ए साइन थीटा। आसान भाषा में समझें तो जिधर थीटा होता है उधर कॉस होता है और थीटा के अपोजिट में साइन होता है। तो अगर इधर थीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और इधर थीटा नहीं है उधर क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। फाइनली एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है? एक छोटा सा सवाल करके बाइंड अप करेंगे। ध्यान से देखना, बस 1 मिनट का सवाल है। इधर देखो बेटा, किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 10√2 और ये 45 डिग्री के एंगल पर है, तो क्या तुम इसका ए एक्स का वैल्यू बता पाओगे? ax का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वेक्टर a है 10√2 का और इसका x एक्सिस वाला कंपोनेंट बता दोगे? ये वाला क्या आ जाएगा? a cos थीटा। क्या हो जाएगा? a cos थीटा यानी 10√2 cos 45 यानी 10√2 इंटू 1/√2। √2 से √2 चला गया तो क्या 10 आएगा? क्या इसका आप ay भी बता लोगे? ay क्या हो जाएगा? a साइन थीटा, बोलो, यानी 10√2 इंटू 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या ये 10 आएगा? तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 10 आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी 10 आएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो गाइस, कंक्लूड माय क्लास। थैंक यू।